Children, today I am teaching you chapter 8 in history. The name is Civilizing the Native, Educating the Nation. In the early chapter you have seen how British affected the Rajas, Nawabs, peasants and tribals. In this chapter we will understand what implication it had for lives of students. तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश रूल था उसने राजा, नवाब्स और फार्मर्स और ट्राइबल्स की लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट किया. इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ को ब्रिटिश रूल ने किस तरीके से इफ़ेक्ट किया. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे कॉन्कर करने या ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर नहीं करना चाहते थे, बल्कि में वो ये भी चाहते थे कि जो इंडियंस है उनको सिविलाइज किया जाए, उनके कस्टम्स और वैल्यूज़ को चेंज किया जाए. हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we take for granted evolved in the last 200 years. तो जो ब्रिटिश थे वो किस तरीके से इंडियंस को एजुकेट करना चाह रहे थे, इस बारे में हम पढ़ेंगे. इसके अलावा इंडियंस का क्या रिएक्शन था उनके आइडियाज़ पे, और इंडियंस का अपना क्या आइडिया था इंडियंस को एजुकेट करने का. About this we will study in this chapter. Now we move to next paragraph. Of Orientalism. In 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. 1783 में विलियम जोन्स कैलकाटा में आया. He was a judge in Supreme Court in Calcutta. So उसको लॉ के अलावा उसको he was also a linguistic मतलब उसको बहुत सारे भाषाओं का उसको नॉलेज था. उसने ग्रीक पढ़ी थी, लैटिन पढ़ी थी, फ्रेंच पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, उसने अरबिक पढ़ी थी, उसे पर्शियन का नॉलेज था. कैलकाटा में बहुत सारा टाइम उसने पंडितों के साथ गुजारा ताकि वो उसको इंग्लिश संस्कृत लैंग्वेज या ग्रामर पढ़ा सकें. लेकिन बहुत ही जल्दी वो ये सारी चीज़ें सीख गया और वो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ने लग गया, जिसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स, अर्थमेटिक, मेडिसिन, ये सब उसको पढ़ने लग गया. सो जोन्स ने डिस्कवर किया कि एक वही नहीं है जो एंशियंट इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट लेता है. दूसरे इंग्लिशमैन भी थे जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रोक एंड नेथनियल, वो भी उन्हें भी एंशियंट इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट था. तो वो भी जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको वो डिस्कवर कर रहे थे. और तो इन सब ने मिलके फिर एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में खोली ताकि जहाँ पे एंशियंट इंडियन कल्चर की स्टडी हो सके. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. एरोज ऑफ द ईस्ट. फ्रॉम अर्ली 19th century many British officers began to criticize Oriental vision of learning. 19th century में कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ओरिएंटल वे ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज़ करते थे. उनका मानना था जो ईस्टर्न नॉलेज है उसमें बहुत गड़बड़ी है, अनसाइंटिफिक है, ईस्टर्न लिटरेचर नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है. तो आर्ग्यू करते थे कि ब्रिटिशर्स को अरबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करने में इतना पैसा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. तो जेम्स मिल सबसे बड़ा क्रिटिक था ओरिएंटलिस्ट का. उसने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स को वो चीज़ उनको नहीं पढ़ानी चाहिए जो नेटिव्स चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उनके दिल में अपनी जगह बना सके. तो एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ाया जाना चाहिए जो यूज़फुल और प्रैक्टिकल हो. सो इंडियंस को उस बात पर फेमिलियर कराना चाहिए जो साइंटिफिक हो, और जो अभी टेक्निकल एडवांसेस हो रहे हैं वेस्ट में उनके बारे में बताना चाहिए उन्हें, बजाय कि उनको जो पोएट्री है, लिटरेचर है पास की, उसके बारे में बजाय बताने के. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. फॉर कॉमर्स. 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंड एन एजुकेशन डिस्पैच टू गवर्नर जनरल इन इंडिया. 1854 में जो कंपनी के जो मालिक हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इंडिया में जो गवर्नर जनरल था उसको एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट भेजा. इस एजुकेशन डॉक्यूमेंट का एम ये था कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो फॉलो की जानी थी इंडिया में वो था. सो यूजेस ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड आउट वाज इकोनॉमिक. तो इसके जो यूजेस थे वो इकोनॉमिक थे. इसका मतलब है कि अगर जो इंडियंस को यूरोपियन लर्निंग दी जाएगी तो इससे जो इंडियंस है उनको पता लगेगा कि जो ट्रेड अगर जो करेंगे यूरोप से तो उससे उनको बेनिफिट क्या है, इससे वो अपने रिसोर्सेज डेवलप करेंगे. इसके अलावा इनका जो इंडियंस का है इस यूरोपियन लर्निंग से इनके जो टेस्ट एंड डिज़ायर्स में चेंज आएगा, और इससे जो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड है वो इंडिया में बढ़ जाएगी. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यू दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस. तो जो वुड्स डिस्पैच थे उसने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि जो इंडियंस को जो यूरोपियन लर्निंग दी जाएगी इनसे इनका मॉरल कैरेक्टर भी सुधर जाएगा.
इससे जो कंपनी को जो सिविल सर्वेंट्स चाहिए होंगे वो ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होंगे। इसके अलावा जो ईस्ट की जो लिटरेचर है या ईस्ट की जो लर्निंग है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। ये जो ईस्ट से की जो लर्निंग है ये इंडियन में सेंस ऑफ कमिटमेंट नहीं आने देता। सो फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सिविल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। तो 1854 का जो डिस्पैच जो था उसको फॉलो करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए। उन्होंने यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए और 1857 में उन्होंने यहाँ पे कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ही नहीं थे जो इंडिया में एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इंडियंस भी थे जो चाहते थे कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन मिले। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को अर्ज किया कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोले जाएं ताकि इंडियंस पढ़ लिख जाएं। और फिर वो ये भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे एजुकेशन में खर्चा करें। लेकिन कुछ इंडियंस थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। उनमें से थे रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फ्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। महात्मा गांधी का मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे इंडियंस के माइंड में इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो वो फिर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होती है उसको सुपीरियर समझने लग जाते हैं। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ought to be the medium of teaching। महात्मा गांधी का मानना था कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए वो इंग्लिश के बजाय हिंदी होना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है बजाय कि ओरल नॉलेज पे। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कोई नहीं होती, वो टेक्स्ट बुक्स को लर्न करवाने में ज़्यादा फोकस करता है। सो ही वांटेड सच टाइप ऑफ एजुकेशन जिससे कि इंडियंस का जो माइंड है वो डेवलप हो और इसके अलावा वो कुछ सीख भी सकें। एजुकेशन के अलावा वो कुछ हैंडीक्राफ्ट भी सीख सकें जो उनके फ्यूचर में काम आए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। तो पीस। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन इन 1901। जब रविंद्रनाथ टैगोर छोटे थे, स्टूडेंट थे, तो ही डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही फाउंड स्कूलिंग सफोकेटिंग। जब बच्चे इधर उधर टीचर को सुनते थे तो फिर उनका जो माइंड है वॉन्डर होता था। सो वो इस टाइप का स्कूल चाहते थे जहाँ पे बच्चे को फ्रीडम हो, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके और जहाँ पे वो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ सके। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो टैगोर का मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट में हो सकती है। इस वजह से उन्होंने जो कैलकाटा था उससे 100 किलोमीटर दूरी पे अपना जो शांति निकेतन है इंस्टीट्यूशन है, लर्निंग इंस्टीट्यूशन, वो इस्टेब्लिश किया था। तो ताकि यहाँ पे जो बच्चों की क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी बढ़ सके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। तो जो टैगोर और महात्मा गांधी थे उनके आइडियाज़ एजुकेशन में लगभग सेम थे, लेकिन कुछ बहुत डिफरेंसेस भी थे। जो गांधी जी थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के पूरे ऑपोजिशन में थे, लेकिन जो टैगोर है वो वेस्टर्न एलिमेंट्स और दोनों यहाँ नेटिव एलिमेंट्स एजुकेशन में उसको इंक्लूड करना चाहते थे। सो वो शांति निकेतन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी की टीचिंग भी इनकरेज करते थे। सो दिस एंड्स द चैप्टर। थैंक यू।